मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक जमीन खरीदी, सारे सरकारी नियम माने, म्युनिसिपैलिटी से हर तरह की परमिशन भी ले ली, एक एक कागज पूरी तरह से लीगल है, सब कुछ एकदम सही चल रहा है। बिल्कुल सही, ऐसा ही होता है आमतौर पर। हाँ, और इमारत बस बनकर तैयारी हो रही है कि अचानक एक सुबह दरवाजे पर म्युनिसिपैलिटी का बुलडोजर आके खड़ा हो जाता है। अरे बाप रे! और जो वो व्यक्ति कारण पूछता है तो पता चलता है कि उसी शहर के किसी दूसरे कोने में दो बिल्कुल अनजान लोग अदालत में किसी बात पर केस लड़ रहे हैं। उस केस से इस व्यक्ति का या इसकी इमारत का मतलब दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन उस मूल केस के किसी अंतरिम आदेश का, जिसे हम स्टे ऑर्डर कहते हैं, उसका असर घूम फिर कर इस बेचारे की इमारत पर आ गिरा है। और अब बिना कोई बात सुने उसकी करोड़ों की संपत्ति जमींदोज की जाने वाली है। कानूनी दुनिया में ये बहुत ही वास्तविक और बहुत ही डरावनी स्थिति है। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी डरावनी स्थिति की गहराई में जाएंगे। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प और हालिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मैसेज चोपड़ा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरबिंदर सिंह सेखों और अन्य। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है ये। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि जब दो लोगों की कानूनी लड़ाई में किसी तीसरे का घर टूट रहा हो, तो क्या कानून उस तीसरे व्यक्ति को न्याय मांगने का अधिकार देता है? मतलब क्या वो व्यक्ति उस अदालती कार्रवाई में शामिल हो सकता है या उसे बस एक अजनबी कहकर बाहर निकाल दिया जाएगा? देखिए, इस डीप डाइव में इस फैसले की चर्चा करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये अदालत की चारदीवारी से बाहर निकलकर सीधे आम नागरिक के अधिकारों की बात करता है। सही बात है। कानूनी प्रक्रियाएं ना कई बार एक ऐसे चक्रव्यूह की तरह काम करती हैं जहां एक आदेश जारी होता है और उसका असर उन लोगों पर पड़ता है जिनकी केस की फाइल में कहीं चर्चा तक नहीं होती। मतलब उनका नाम तक नहीं होता वहां। बिल्कुल। और अदालतों के सामने हमेशा ये दुविधा रही है कि क्या एक चल रहे केस में बाहर के लोगों को एंट्री दी जाए। आज हम जिस फैसले का विश्लेषण कर रहे हैं वो इसी जटिल दुविधा को सुलझाने का काम करता है। तो चलिए इस पूरे विवाद की जड़ को समझते हैं। कहानी शुरू होती है पंजाब की प्रशासनिक कार्य प्रणाली से। केंद्र में है पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स 2025। हाँ, नए बिल्डिंग रूल्स। कोई भी राज्य समय समय पर अपने शहरी विकास, जोनिंग या इमारतों के निर्माण को लेकर नए नियम लाता रहता है। तो 2025 के इन नियमों के तहत पंजाब में नए तरीके से बिल्डिंग प्लान पास होने थे। लेकिन इसी बीच हरबिंदर सिंह सेखों नाम के एक व्यक्ति ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर दी। जी। और इस याचिका में 2025 के इन नए बिल्डिंग नियमों की वैधता को ही चुनौती दे दी गई। तो यहाँ मैं आपसे समझना चाहूंगा एक एक्सपर्ट के तौर पर कि ये रिट याचिकाओं का काम करने का तरीका क्या होता है, ये इतना बड़ा असर कैसे डाल देती हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, रिट याचिकाओं का जो मैकेनिज्म है उसे समझना यहाँ बहुत जरूरी है। हाँ, जब कोई राज्य सरकार ऐसा कोई नया नियम लागू करती है जिसका बहुत व्यापक असर होने वाला हो, तो कोई भी नागरिक या संस्था उसे सीधे हाई कोर्ट में चुनौती दे सकती है। अच्छा, कोई भी चुनौती दे सकता है? हाँ, अगर उन्हें लगता है कि नियम असंवैधानिक हैं। अब होता क्या है कि अगर हाई कोर्ट को प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसी ये लगता है कि हाँ, इन नियमों में कोई कानूनी खामी हो सकती है, तो अदालत मामले की अंतिम सुनवाई तक उन नियमों पर एक अंतरिम रोक लगा देती है, जिसे हम स्टे ऑर्डर कहते हैं ना। बिल्कुल वही स्टे। हरबिंदर सिंह सेखों के मामले में हाईकोर्ट ने ठीक यही किया। अदालत ने 2025 के नियमों के कुछ खास प्रावधानों के लागू होने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। मतलब अदालत का सोचना था कि जब तक केस का अंतिम फैसला न आ जाए तब तक यथास्थिति बनी रहे, कोई नया काम न हो। लेकिन अदालत की इस यथास्थिति या स्टेटस को वाले आदेश ने जमीन पर तो भूचाल ला दिया। वो तो है। मतलब हाईकोर्ट के उस स्टे ऑर्डर में चोपड़ा होटल्स का तो कहीं कोई जिक्र था ही नहीं। वे उस रिट याचिका में कोई पार्टी भी नहीं थे। बिल्कुल नहीं, वे तो बस अपना बिजनेस कर रहे थे। हाँ, लेकिन उनका जो नया संशोधित बिल्डिंग प्लान था वो पूरी तरह से उन्हीं 2025 के नियमों के आधार पर डिजाइन किया गया था। अब जैसे ही हाईकोर्ट ने उन नियमों पर स्टे लगाया, नीचे जो म्यूनिसिपल अधिकारी बैठे थे उनके हाथ बन गए। तकनीकी रूप से वो कुछ पास नहीं कर सकते थे। और बात सिर्फ प्लान खारिज करने तक नहीं रुकी। अधिकारियों ने सीधा एक डिमोलिशन नोटिस थमा दिया कि भाई क्योंकि अब आपके प्लान का आधार ही स्टे हो चुका है, इसलिए आपकी इमारत अवैध है और इसे गिराया जाएगा। प्रशासनिक मशीनरी का ये एक बहुत ही रूखा और तकनीकी बर्ताव था। बहुत ही ज्यादा। म्यूनिसिपैलिटी ने ये बिल्कुल नहीं देखा कि जब चोपड़ा होटल्स ने अपना प्लान जमा किया था तब वो 100% वैध था, कानून के दायरे में था। हाँ, उन्होंने तो कोई गलती नहीं की थी।
बिल्कुल नहीं। अधिकारियों ने सिर्फ अदालत के उस स्टे ऑर्डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। एक आम नागरिक के नजरिए से सोचिए, ये स्थिति कितनी डरावनी है। आपने सरकार के सारे नियम माने, लेकिन सरकार और किसी तीसरे व्यक्ति के बीच चल रहे केस की वजह से आप रातों रात अपराधी बना दिए गए। आपकी संपत्ति खतरे में आ गई। तो ऐसे में कोई क्या करेगा? जब हाथ में अपनी जायज संपत्ति को गिराने का नोटिस हो, तो इंसान सीधा उसी अदालत की तरफ भागता है जिसने वो आदेश दिया था। चोपड़ा होटल्स ने भी यही किया। जाहिर सी बात है। वे तुरंत पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने उसी चल रही रिट कार्रवाई में खुद को एक पक्षकार यानी पार्टी बनाने के लिए अर्जी लगाई। मुझे लगता है कानूनी भाषा में इसे इम्प्लीमेंट कहते हैं ना? हाँ, इम्प्लीमेंट की अर्जी। तो उनका तर्क बहुत सीधा था कि देखिए, आपके स्टे ऑर्डर की वजह से हमारा घर टूट रहा है, हमें भी इस केस में शामिल होने की अनुमति दी जाए ताकि हम अपनी बात रख सकें, अपनी संपत्ति को बचा सकें। लेकिन हाईकोर्ट ने इस इम्प्लीमेंट की अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया। यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। खारिज क्यों कर दिया? क्योंकि अदालत का तर्क ये था कि चोपड़ा होटल्स इस मूल विवाद के लिए पूरी तरह से एक अजनबी है, एक स्ट्रेंजर है। एक मिनट, अजनबी मतलब मेरी प्रॉपर्टी गिराई जा रही है और मैं अजनबी हूं? मैं आपको अदालत का नजरिया समझाती हूँ। हाईकोर्ट की सोच ये थी कि मुख्य रिट याचिका तो पंजाब के बिल्डिंग नियमों की संवैधानिकता के बारे में है ना? हाँ, नियम सही है या गलत उस पे? बिल्कुल। उस याचिका में बहस इस बात पर चल रही है कि सरकार के नियम लीगल हैं या नहीं। चोपड़ा होटल्स का कोई एक विशेष होटल का प्लान पास होगा या नहीं, या उनका होटल गिरेगा या बचेगा, ये उस रिट याचिका का मुख्य विषय नहीं है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो। इसलिए अदालत का मानना था कि एक बाहरी व्यक्ति को, जिसके अपने निजी स्वार्थ हैं, उसे इस बड़ी संवैधानिक बहस के बीच में नहीं लाया जा सकता। देखिए, मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक करना चाहूंगा। हाई कोर्ट की सोच पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर अदालत के ही एक सीधे आदेश की वजह से किसी निर्दोष की संपत्ति पर बुलडोजर चलने वाला है, तो अदालत उसे अजनबी कैसे कह सकती है? आपकी पीड़ा बिल्कुल जायज है। मतलब क्या ये प्राकृतिक न्याय के, जिसे हम नेचुरल जस्टिस कहते हैं, उसके मूल सिद्धांत के ही खिलाफ नहीं है? किसी व्यक्ति को उस आदेश के खिलाफ अपनी बात कहने का मौका ही ना दिया जाए जो उसे पूरी तरह बर्बाद कर रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हमें हाईकोर्ट के फैसले के पीछे के तर्क को भी गहराई से समझना होगा। ऐसा नहीं है कि जज जानबूझकर अन्याय करना चाहते हैं। अदालतें एक बहुत ही व्यवहारिक खतरे से जूझती हैं। इसे हम जुडिशियल एफिशिएंसी यानी न्यायिक दक्षता कहते हैं। जुडिशियल एफिशिएंसी, ये कैसे काम कर दिए यहाँ? जरा सोचिए, अगर किसी राज्य के पूरे बिल्डिंग नियमों पर स्टे लग जाता है, तो पूरे राज्य में कितने लोग प्रभावित होंगे? हजारों बिल्डर, आर्किटेक्ट, आम मकान मालिक। बिल्कुल, हजारों लाखों लोग। अब अगर अदालत सिर्फ इस आधार पर सबको उस एक केस में शामिल करने लगे कि मुझे भी नुकसान हो रहा है, तो एक साधारण सी रिट याचिका में 10,000 पार्टीज बन जाएंगी। बाप रे, तब तो केस कभी खत्म ही नहीं होगा। एग्जैक्टली। इकले लोगों की दलीलें सुनने में वो केस शायद 20 साल तक चलता रहेगा। इसीलिए अदालतें मुकदमों को पटरी पर रखने के लिए नए और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोगों को जोड़ने से कतराती हैं। वो एक फ्लड गेट यानी बाढ़ के दरवाजे नहीं खोलना चाहती। मैं ये तर्क समझ रहा हूँ, ये जुडिशियल एफिशिएंसी वाली बात अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन किसी सामान्य नियम के बदलने से होने वाला अप्रत्यक्ष नुकसान और चोपड़ा होटल्स के मामले में बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क देखते हैं आप? फर्क ये है कि चोपड़ा होटल्स को कोई अस्पष्ट या भविष्य का नुकसान नहीं हो रहा था कि भाई शायद कल को मेरा प्लान पास ना हो। उनके पास बाकायदा एक डिमोलिशन नोटिस था। ये एक सीधा प्रहार था। इमीडिएट थ्रेट था उनके ऊपर। हाँ, अगर अदालती कार्यवाही को छोटा और तेज रखने की कीमत यह है कि निर्दोष लोगों के घर टूटने दिए जाएं, तो फिर तो न्याय का पूरा ढांचा ही सवालों के घेरे में आ जाता है। जब अदालत के अपने ही अंतरिम आदेश से अन्याय पैदा हो रहा हो, तो किसी प्रक्रिया को न्याय से ऊपर कैसे रखा जा सकता है? और यही वो वैचारिक संघर्ष है जिसके कारण ये मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा। हाई कोर्ट ने प्रक्रिया को प्राथमिकता दी, जबकि चोपड़ा होटल्स का सवाल न्याय तक पहुंच का था। सुप्रीम कोर्ट को इसी उलझन को सुलझाना था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सामने अब चुनौती ये थी कि वो इन दोनों विचारों के बीच में एक स्पष्ट रेखा खींचे। क्या एक अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति हमेशा अजनबी रहेगा, या फिर कोई ऐसी कानूनी स्थिति है जहां उसे अपनी बात रखने का अधिकार मिलना ही चाहिए? तो जब हाईकोर्ट ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, चोपड़ा होटल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और यहां इस मामले की सुनवाई की जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने। बहुत ही अहम बेंच थी ये। और इस फैसले ने न सिर्फ चोपड़ा होटल्स को राहत दी, बल्कि हमारी न्याय व्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण भी जोड़ दिया,
जस्टिस विक्रमनाथ ने ये फैसला लिखा और उन्होंने हाईकोर्ट के उस रवैये को पूरी तरह से पलट दिया जिसमें चोपड़ा होटल्स को महज एक अजनबी माना गया था। बिल्कुल पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उचित पक्ष, जिसे हम प्रॉपर पार्टी कहते हैं, उसकी अवधारणा को बहुत ही बारीकी से परिभाषित किया। प्रॉपर पार्टी? तो क्या कोई इम्प्रॉपर पार्टी भी होती है? थोड़ा इसे आसान भाषा में समझाइए। देखिए, कानून में मुख्य रूप से दो तरह के पक्ष होते हैं। एक होता है नेसेसरी पार्टी, यानी आवश्यक पक्ष। ये वो लोग होते हैं जिनके बिना केस का फैसला हो ही नहीं सकता, जैसे जिसने नियम बनाया और जिसने उसे चुनौती दी। ठीक है, वो तो मेन लोग हो गए। हाँ, और दूसरा होता है प्रॉपर पार्टी, यानी उचित पक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर अदालत के किसी अंतरिम आदेश का किसी व्यक्ति पर डेमोन्स्ट्रेबल सिविल कॉन्सिक्वेंसेस पड़ रहा है तो उसे कार्यवाही से बाहर नहीं रखा जा सकता। एक मिनट, ये भारी सा शब्द डेमोन्स्ट्रेबल सिविल कॉन्सिक्वेंसेस, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कोई प्रत्यक्ष, स्पष्ट और नुकसानदेह नागरिक प्रभाव। यहाँ डेमोन्स्ट्रेबल शब्द बहुत जरूरी है। मतलब जिसे साबित किया जा सके? बिल्कुल, इसका मतलब है कि आप सिर्फ हवा में ये नहीं कह रहे हैं कि हुजूर मुझे नुकसान हो सकता है, बल्कि आप अदालत को ठोस दस्तावेज दिखा रहे हैं, जैसे कि चोपड़ा होटल्स ने अपना डिमोलिशन नोटिस दिखाया कि देखिए आपके आदेश की वजह से मेरा घर तोड़ा जा रहा है। अच्छा, तो हवाई दावों के लिए जगह नहीं है, लेकिन अगर असली नुकसान है तो आप प्रॉपर पार्टी हैं। इस फैसले के स्रोत में एक लाइन है जो इस पूरी न्यायिक सोच को बहुत गहराई से सामने लाती है। कौन सी लाइन? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से लिखा कि चोपड़ा होटल्स एक उचित पक्ष थे जिनकी उपस्थिति हाई कोर्ट को अपने ही अंतरिम आदेश के परिणामों से अधिक पूर्ण और निष्पक्ष तरीके से निपटने में सक्षम बनाती। बहुत ही खूबसूरत लाइन है। मोर फुलर एंड फेयर मैनर। हाँ, फुलर एंड फेयर। यह वाक्यांश अदालत की अपनी जिम्मेदारी की ओर इशारा करता है। सुप्रीम कोर्ट मूल रूप से हाई कोर्ट को यह बता रहा था कि देखिए, जब आप कोई स्टे ऑर्डर पास करते हैं तो अक्सर आप उसके जमीनी परिणामों से अनजान होते हैं। आपको नहीं पता कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है। जज साहब तो अदालत में बैठे हैं, उन्हें क्या पता कि म्युनिसिपैलिटी बाहर क्या गुल खिला रही है। एग्जैक्टली। और जब चोपड़ा होटल्स जैसा कोई पक्ष अदालत में आता है तो वो अदालत को एक तरह का आईना दिखाता है। वो बताता है कि देखिए, आपके इस आदेश का म्युनिसिपैलिटी गलत फायदा उठा रही है और उन लोगों को प्रताड़ित कर रही है जिन्होंने सारे नियमों का पालन किया है। मतलब वो अदालत की मदद ही कर रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल। अगर अदालत उस व्यक्ति को ही बाहर निकाल देगी अजनबी कहकर, तो वो कभी जान ही नहीं पाएगी कि उसके अपने आदेश का दुरुपयोग हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बड़े अदालती आदेश का अनजाने में शिकार या कोलैटरल डैमेज नहीं बन सकता, बशर्ते वो अपना नुकसान साबित कर सके। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हाँ, मुझे लगता है कि ये आम नागरिक के अधिकारों की एक बहुत बड़ी जीत है। चाहे कोई हाईवे निर्माण का मामला हो या जोनिंग का कोई नया नियम हो, अगर किसी चल रहे केस के स्टे ऑर्डर से आपकी व्यक्तिगत संपत्ति पर सीधा और मापा जा सकने वाला खतरा पैदा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आपके लिए अदालत का दरवाजा खुला रखता है। हाँ, दरवाजा खुला रखता है, लेकिन इसके साथ ही हमें उस व्यवहारिक खतरे पर भी वापस लौटना होगा जिस पर हमने पहले बात की थी। वो फ्लडगेट वाला खतरा। हाँ, बिल्कुल। अगर प्रॉपर पार्टी की परिभाषा को इतना खोल दिया गया है तो क्या इससे अदालतों में मुकदमों की बाढ़ नहीं आ जाएगी? ये एक जायज चिंता है। क्या मूल केस उन सैकड़ों नए लोगों की आवाजों के नीचे दब नहीं जाएगा जो अपना अपना नुकसान लेकर अदालत पहुंच जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट इस खतरे से पूरी तरह वाकिफ था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये फैसला आंख मूंद कर दे दिया। और यहीं पर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद दिलचस्प समाधान निकाला है। कोर्ट ने ये तय किया कि मूल मामला, यानी वो 2025 के नियमों की वैधता वाली रिट याचिका और चोपड़ा होटल्स की निजी परेशानी, इन दोनों को कैसे एक ही फ्रेम में रख के देखा जाए। तो उन्होंने क्या संतुलन बनाया? अदालत ने कहा कि सही तरीका ये है कि दोनों कार्यवाहियों के आपसी संबंध को पहचाना जाए, लेकिन बिना उन्हें एक दूसरे में मिलाए। सोर्स में लिखा है विदाउट कोलैप्सिंग देम इनटू वन अनदर। हाँ, विदाउट कोलैप्सिंग देम। कार्यवाहियों को एक दूसरे में न मिलाने का सिद्धांत ही वो सुरक्षा कवच है जो अदालतों को अस्त व्यस्त होने से बचाता है। वो कैसे? अदालत ये मान रही है कि दोनों मामलों का उद्गम एक ही है, हाईकोर्ट का वो स्टे ऑर्डर, लेकिन वो चोपड़ा होटल्स को ये अनुमति नहीं दे रही है कि वे उस मूल रिट याचिका को हाईजैक कर लें। इसको इस जटिल कानूनी संतुलन को एक एनालॉजी से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए आपके मोहल्ले में दो पड़ोसी अपनी जमीन की बाउंड्री वॉल को लेकर सालों से केस लड़ रहे हैं। ये उनका मूल विवाद है। अब अदालत एक अंतरिम आदेश देती है कि जब तक केस चलेगा म्युनिसिपैलिटी वहां एक कच्ची दीवार खड़ी कर दे। ठीक है। अब म्युनिसिपैलिटी सड़क खोदना शुरू करती है
और इस प्रक्रिया में एक तीसरे पड़ोसी के घर की मेन पानी की पाइपलाइन काट देती है। अब वो तीसरा पड़ोसी बिना पानी के तो नहीं रह सकता। बिल्कुल नहीं, वो तो सीधा अदालत जाएगा। एकदम, वो अदालत जाकर केस में शामिल होने की अर्जी लगाएगा। अब अदालत उसे अजनबी कहकर भगा नहीं सकती, क्योंकि उसी के आदेश की वजह से उस व्यक्ति का पानी बंद हुआ है। उसे डेमॉन्स्ट्रेबल सिविल कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब अदालत उस तीसरे पड़ोसी को अंदर आने की इजाजत देगी तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पाइपलाइन जुड़वाने की बात करेगा। वो उन दो पड़ोसियों की बाउंड्री वॉल की बहस में नहीं पड़ेगा। हाँ, वो ये नहीं कहेगा कि जमीन किसकी है। बिल्कुल, वो अदालत को ये नहीं बताएगा कि दीवार यहाँ बननी चाहिए या वहाँ। वो सिर्फ इतना कहेगा कि भाई आपकी दीवार के झगड़े में मेरी पाइपलाइन मत काटिए, मेरा पानी चालू करवाइए, और बस। ये एनालॉजी इस पूरे फैसले का सबसे सटीक निचोड़ है। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया आपने। शुक्रिया। चोपड़ा होटल्स को उस रिट याचिका में इसलिए नहीं जोड़ा गया कि वे अब इस बात पर बहस करेंगे कि 2025 के पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स संवैधानिक हैं या असंवैधानिक। उनका उस बड़ी बहस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उन्हें क्या मतलब कि नियम कौन से लागू हो रहे हैं? उन्हें इस केस में सिर्फ इसलिए जगह दी गई है ताकि वे अदालत के सामने ये तथ्य रख सकें कि देखिए, आपके स्टे की आड़ में मेरी वैध संपत्ति को तोड़ा जा रहा है, कृपया मुझे इस अनचाहे नुकसान से सुरक्षा प्रदान करें। अदालत ने उन्हें न्याय की मांग करने के लिए एक मंच जरूर दिया है, लेकिन वे मूल याचिकाकर्ताओं के अधिकारों और उनकी मुख्य बहस पर हावी नहीं हो सकते। ये सच में एक बेहद समझदारी भरा संतुलन है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में दोनों समस्याओं को हल कर दिया। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि अदालत के आदेश से किसी निर्दोष का नुकसान ना हो, और उन्होंने ये भी तय कर दिया कि मूल केस अपनी दिशा से ना भटके। बिल्कुल। ये फैसला स्पष्ट करता है कि न्याय केवल नियमों और प्रक्रियाओं का अंधा पालन नहीं है। अगर कोई नियम किसी के वास्तविक जीवन और अधिकारों को कुचल रहा है तो उस नियम को इंसान की सुविधा के लिए मोड़ा जाना चाहिए। सही बात है। इम्प्लीटमेंट कोई वीआईपी पास नहीं है जो सिर्फ गिने चुने लोगों को मिले। यह उस हर नागरिक का अधिकार है जिसका जीवन अदालत के एक आदेश से प्रभावित हो रहा हो। और मेरा मानना है कि इस फैसले से न्यायपालिका के काम करने के तरीके में एक नई पारदर्शिता और जवाबदेही आती है। वो कैसे? देखिए, जब अदालतें ये जानती हैं कि उनके एक तरफा अंतरिम आदेशों का असर झेलने वाले लोग अब चुप नहीं बैठेंगे और सीधे केस में शामिल होकर सवाल पूछेंगे, तो इससे अदालती प्रक्रियाओं में एक आत्म सुधार की भावना पैदा होती है। जज अब अपने आदेशों के प्रभाव को लेकर ज्यादा सतर्क रहेंगे। और यही बात हमें आज के डीप डाइव के सबसे बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। इस मामले की तमाम परतों को खोलने के बाद एक ऐसा विचार सामने आता है जो हमारी कानूनी व्यवस्था के भविष्य पर बड़ा असर डाल सकता है। कौन सा विचार? जरा सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अंतरिम रोक या स्टे ऑर्डर से प्रभावित कोई भी तीसरा पक्ष अब आसानी से अदालत का दरवाजा खटखटाकर केस का हिस्सा बन सकता है, तो क्या इससे जजों की मानसिकता में कोई बदलाव आएगा? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मतलब क्या अब देश के जज किसी भी बड़ी सरकारी नियम, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या नीतियों पर अंतरिम रोक लगाने से पहले कई बार सोचेंगे? क्योंकि जजों को अब ये अंदाजा लगाना होगा कि उनके एक साइन से कितने नए लोग अपना अपना नुकसान लेकर अगले ही दिन उनके सामने खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। क्या ये डर अदालतों को स्टे ऑर्डर देने में हिचकिचाने पर मजबूर कर देगा? क्या इससे अदालती फैसलों की गति और धीमी हो जाएगी क्योंकि उन्हें हर प्रभावित पक्ष को सुनना पड़ेगा? या फिर ये जजों को कोई भी आदेश पारित करने से पहले और अधिक जिम्मेदार, सतर्क और दूरदर्शी बनाएगा? क्या न्याय की इस नई राह से अदालतों का बोझ बढ़ेगा या फिर न्याय की गुणवत्ता में सुधार होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमारी अदालतों की कार्यप्रणाली को तय करेगा। बिल्कुल, और इस पर गंभीरता से विचार कीजिएगा। आज की डीप डाइव में बस इतना ही।